मैं यानी आपका कथावाचक दोस्त अमित खान एक बार फिर एक बड़ी मजेदार कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कहानी का नाम है रॉन्ग नंबर। ये एक लव स्टोरी है। एक ही बात कहूंगा, मेरी इस कहानी को बड़े प्यार से सुनना, क्योंकि ये है ही ऐसी। मेरा दावा है इस प्रेम कहानी से आपको भी प्रेम हो जाएगा। तो आइए मैं आपको मोहब्बत के एक बड़े मजेदार संसार में लेकर चलता हूं। आपको मेरी बात सुनकर सख्त हैरानी होगी। शायद आप मुझे पागल भी कहने लगें, लेकिन यह सच है। मैं आजकल एक ऐसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हूं जिसे मैंने कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, जिसकी मुझे न शक्ल सूरत का अंदाजा है और न कद काठी का। यहां तक कि उस लड़की का घर कहां है मुझे यह भी नहीं मालूम। मैंने उस लड़की से सिर्फ बातें की हैं, वह भी टेलीफोन पर। या फिर मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूं, दीपाली। हां, यही नाम है उसका। जिस तरह मैंने उस लड़की को नहीं देखा, उसी तरह उस लड़की ने भी मुझे नहीं देखा। फिर भी मेरा मानना है वो लड़की भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितना मैं उससे करता हूं। यानी फ्रेंड्स, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। हम दोनों के बीच मोहब्बत की शुरुआत भी बड़े मजेदार ढंग से हुई। सिर्फ 15 दिन पहले की बात है। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर टेलीफोन मिला रहा था, तभी एकाएक रॉन्ग नंबर मिल गया और दूसरी तरफ से उसने फोन उठाया। आमतौर पर ऐसी हालत में रॉन्ग नंबर कहकर फोन कट कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, उस दिन ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों के बीच अनियंत्रित टेलीफोन सेवा के विषय में कुछ बातें हुई और फिर संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन चंद मिनट के उस वार्तालाप ने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। उसकी आवाज मेरे दिमाग में सीटी की तरह गूंज रही थी। उफ, वह बात करते करते बीच बीच में हंसती थी, तो ऐसा लगता था जैसे पत्थर की विशाल शिलाओं को खंड खंड करता हुआ कोई पहाड़ी दरिया बह निकला हो। मेरे दिल में मोहब्बत का पुष्प अंकुरित हो चुका था। वह सारी रात मेरी बेचैनी के आलम में गुजरी। एक काम मैंने पहली मुलाकात में बहुत अच्छा किया। मैंने दीपाली का टेलीफोन नंबर उससे पूछ लिया था, वरना शायद मेरी फिर कभी उससे बात न हो पाती। अगले दिन सुबह ही सुबह मैंने वह नंबर डायल किया। क्या बात है, वो खिलखिला कर हंसी। आज फिर रॉन्ग नंबर मिल गया। नहीं, मैंने अपनी शुष्क अधरों पर जबान फेरी। आज मैंने ये रॉन्ग नंबर जानबूझकर डायल किया है। ओह, वो पुनः हंसी। सच, उसकी हंसी जैसे कोई जादू थी, जैसे कोई नशा थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। मुझे डर था कहीं वो लाइन ने काट दे या फिर नाराज ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मेरा सवाल सुनकर वो फिर हंसी और बड़े अलमस्त अंदाज में उसने अपना नाम बताया, दीपाली। वह नाम मेरे कानों में वीणा के तारों की तरह झंकर उठा। सचमुच मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है। ये जवां दिलों का वो नगमा है जो दिल के साज पर बजता है और इसकी स्वर लहरियां संपूर्ण वायुमंडल में प्रतिध्वनित होती हैं। उस दिन मेरी दीपाली से काफी देर तक बातें हुई, रंगों के बारे में, किताबों के बारे में, वेस्टर्न म्यूजिक और देश की पॉलिटिक्स के बारे में। लगता था जैसे हर सब्जेक्ट पर उसकी गहरी पकड़ थी। फिर तो बातों का सिलसिला चल निकला। अब मैं रोजाना वह रॉन्ग नंबर डायल करता और देर तक उससे बातें करता, कभी कभी तो 1 घंटे तक। ज्यादातर हम दोनों के बीच जो बातें होती उनका कोई आधार नहीं होता, सब बेसिर पैर की बातें होती, लेकिन मुझे उससे बातें करना पसंद था। अगर मेरा बस चलता तो मैं बिना थके लगातार 24 घंटे तक उससे बातें कर सकता था। कुछ ही दिन में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब कभी कभी दीपाली भी मुझे फोन कर लिया करती थी और ऐसा करना मुझे अच्छा लगता। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा घूमता, दीपाली देखने में कैसी होगी? एक दिन मैंने दीपाली से बड़ी बेचैनी के साथ पूछ ही लिया, तुम देखने में कैसी हो? मेरा मतलब तुम्हारी सुंदरता से है। दीपाली हमेशा की भांति बड़े खनकदार ढंग से हंसी, फिर शायराना अंदाज में बोली, तुमने कभी चांदनी को बर्फ के शिलाखंडों पर बिखरते देखा है? हाँ, मैं तुरंत बोला, देखा है। मैं बिल्कुल वैसी ही हूं, बर्फ के शिलाखंडों पर बिखरी चांदनी की तरह नरम, स्वच्छ और भावनाओं से भरी हुई। और तुम कैसे हो? मैं हंसा। मैं उस चांद की तरह हूं जिससे चांदनी निकलती है और बर्फ के शिलाखंडों पर जाकर आच्छादित होती है। मेरा जवाब सुनकर दीपाली पहले से कहीं ज्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसी।
फिर मैंने दीपाली से एक भयंकर मजाक किया। उस दिन 1 अप्रैल था और मैं रात को ये प्लान बना चुका था कि सुबह उठकर सबसे पहले दीपाली को अप्रैल फूल बनाऊंगा। अलबत्ता दीपाली को वह अप्रैल फूल बनाना मुझे बाद में बहुत भारी पड़ा। मैंने सुबह 8 बजे ही दीपाली को फोन किया। दीपाली, मैं बड़ी घबराई आवाज में बोला, मैं एक भारी मुसीबत में फंस गया हूं और अब मैं 2-3 दिन तक तुम्हें फोन नहीं कर सकूंगा, नहीं तुम मुझे फोन करना। लेकिन किस मुसीबत में फंस गए हो तुम? दीपाली भी परेशान हो उठी। एक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे लेकर फौरन हॉस्पिटल जा रहा हूं। लगता है उसकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है। तुम उसकी जिंदगी के लिए दुआएं करना कि सब कुछ कुशलता पूर्वक हो जाए और वे किसी खूबसूरत बच्चे को जन्म दे। दूसरी तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई आंधी आई हो और सब कुछ तहस नहस हो गया हो। मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए लाइन काट दी। मैं दीपाली को कम से कम 1 घंटे तक परेशान करने का मन बना चुका था। 1 घंटे बाद मैंने दीपाली को फिर फोन करना था और उसे बता देना था कि मैंने किस तरह उसको अप्रैल फूल बनाया। 1 घंटे बाद मैंने दीपाली को फिर फोन किया। फोन दीपाली नहीं उठाया, लेकिन उसने जैसे ही मेरी आवाज सुनी फौरन लाइन काट दी। मैंने पुनः नंबर डायल किया, फिर वही बात। मेरी आवाज सुनते ही दीपाली ने रिसीवर रख दिया। उसके बाद तो एक और नई मुश्किल का सामना मुझे करना पड़ा। तीसरी बार जब मैंने नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ सिर्फ घंटी बजती रही, लेकिन रिसीवर किसी ने नहीं उठाया। मैं बेचैन हो उठा। मैं पागलों की तरह अपने बेडरूम में घूमने लगा। मेरी हालत उस कबूतर जैसी हो गई जिसके पंख कट चुके हों और वह उड़ना चाहता हो। उफ, रात के 3 बजे तक मैं नंबर डायल करता रहा, लेकिन मुझे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अगर आपने कभी किसी से मोहब्बत की है तो आपको मेरी उस वक्त की बेचैनी का एहसास हो गया होगा, और अगर नहीं की तो एक बार मोहब्बत करके देखिए। मेरा दावा है आपकी आंखों में कोई अक्स कैद हो जाएगा, आपकी सांसों में एक अजीब सी खुशबू समा जाएगी। आप मेरी ही तरह तड़पेंगे, बेचैन होंगे और कभी कभी आपके होंठों पर मेरी ही तरह बिना वजह मुस्कान भी दौड़ जाएगी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप रॉन्ग नंबर कहानी का 2nd और आखिरी पार्ट सुने।